नमस्कार दोस्तों। सबूत हजार थे और सजा उनको हम देते कैसे, जब हमारा ही दिल उनका वकील निकल गया। तो हुजूर कमोबेश यही स्थिति आज देश की न्यायपालिका की है। और देश की न्यायपालिका सजा कैसे दी, और सजा तो मत दीजिए, आप सजा माफ कर देंगे कातिलों की, आप सजा माफ कर देंगे बलात्कारियों की, आप सजा माफ कर देंगे नफरत फैलाने वालों की, आप सजा देंगे इंसाफ मांगने वालों को, इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों। तो कमोबेश आज देश के अंदर यही स्थिति है। हां, बिल्कुल यही स्थिति। और जब यह स्थिति हो, उस वक्त में बात करना बनता है। हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बिल्कुल एक ये मनोवृत्ति पैदा करती है, बलात्कारी मनोवृत्ति, कातिल मनोवृत्ति, आतंकी मनोवृत्ति, और दूसरे की बर्बादी में खुश होने की मनोवृत्ति। और जब ये हो, तो उस स्थिति में क्या कहें? ये देश 21वीं सदी में जा रहा है, बड़ी स्पीड में जा रहा है। यह बात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत अपनी विरासत को संजोते हुए, आधुनिकता को अपनाते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये शहर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किला है, किला। जब मैं देखता हूं कि इस आधुनिक शहर में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो बहुत दुख होता है। हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। क्या इस स्पीड के लिए हमने देश को बनाया? नहीं, 21वीं सदी की हम स्पीड सोचते थे जो राजीव गांधी कहते थे। वो कहते थे वो 21वीं सदी का भारत बनाना है, जो भारत देश को दुनिया में सम्मान दिलाए, प्रेम के रूप में, सौहार्द के रूप में, शांति के रूप में, प्रगति के रूप में। वो सुपर कंप्यूटर की बात करते थे, वो आईटी क्रांति की बात करते थे, और वो न जाने किस किस चीज की बात करते थे। लेकिन आज दूसरे क्या कर रहे? नफरत का काम कर रहे। क्यों? क्योंकि आपकी औकात नहीं है उस पद पर बैठने की, लेकिन आप बैठे हुए हैं, किसी की दया से बैठे हुए हैं, किसी शोषण से बैठे हुए हैं, किसी नफरत से बैठे हुए हैं, और किसी और कारण से बैठे हैं। और जब आप इस तरह कोई पद पाते हैं, कुर्सी पाते हैं, तो आपकी औकात नहीं होती, लेकिन आप औकात दिखाने की कोशिश करते हैं। और वही हो रहा है इस समय देश में। इसी पर चर्चा, क्योंकि कल एक नाइंसाफी हुई और उसके पहले तमाम नाइंसाफी हुई। और वो किसने की? उन अदालतों ने की है जिन अदालतों को हम शीर्ष अदालत कहते हैं, और वो अदालतें जिनसे हम इंसाफ का मंदिर कहते थे, न्याय का मंदिर कहते थे, न्याय की देवी जहां विराजती है और आंखों पर पट्टी बांधती है कि जिससे वो सामने वाले को यह न देखे कि कौन सही है, कौन गलत।
वो सिर्फ यह देखें कि तथ्य क्या कहते हैं और जो गलत सही हो उसे उसके मुताबिक फैसला सुने। यह सत्य है। आप समझिए, पिछले चंद दिनों से, और इस कारण से मैं एक और चीज कहना चाहूं। हां, आज मैं अवमानना करना चाहता हूं अदालतों, आज अवमानना करना चाहता हूं उन जजेज की जो अन्याय के प्रतीक बन गए हैं, जो नाइंसाफी के प्रतीक बन गए हैं, जो जाति धर्म देखकर, क्षेत्र देखकर इंसाफ कर रहे हैं। तो उन ऐसे प्रतीक जजेज को मैं लानत देता हूं, उनकी अवमानना करता हूं और उनको निकृष्ट कहता हूं। उस न्यायपालिका को निकृष्ट कहता हूं, उस सर्वोच्च न्यायपालिका को निकृष्ट कहता हूं, क्योंकि वो निकृष्ट। और निकृष्ट क्यों है? इसलिए नहीं कि मेरा कोई निजी विषय है, निकृष्ट इसलिए है क्योंकि उन्होंने निकृष्टता के आदेश पारित किए। आपको याद होगा कि नक्सलवाड़ी में किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बांध करके पुलिस वालों ने मार डाला था। वहां के निर्दोष, दर्जनों निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर सच सामने आया। इसकी लड़ाई लड़ी प्रदीप को, और लड़ाई लड़ने के बाद उस लड़ाई का क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पर हर्जाना लगाता है कि आप सच क्यों सामने लाने वाले, उन्हें सजा सुनाता है। शर्माती है उस सुप्रीम कोर्ट पे जो गोधरा और दूसरे गुजरात के दंगे थे, उन दंगों को लेकर के जिन्होंने आवाज उठाई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया। आप समझिए, शर्म आती है। दोषी तो बरी कर दिया, बिल्किस कोई भी केस देख लीजिए। आज गुजरात से ही चर्चा कर, या उसके पहले हम बात करते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। वो शहीद प्रधानमंत्री जो देश में और देश के आसपास पूरे दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करना चाहता था, जो शांति का राज्य स्थापित करना चाहता था, उन राजीव गांधी कैसे किया गया। प्रभाकरण जो लिट्टे का प्रमुख था, वो नहीं चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने दोबारा। माहौल बदल चुका था हिंदुस्तान का और कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल था। ऐसी स्थिति राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी, और वो प्रचार करने के लिए, और आप इस कॉन्स्पिरेसी को समझिए कि किस तरीके से हुआ था। 12 मई 1991 को धनु नाम की एक लड़की तमिलनाडु में एक बैठक को संबोधित कर रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास जाती है और उनके पांव छूती है पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, और उन्हें माला पहना के चलिए। 12 मई 1991। उसके बाद 9 दिन बाद 21 मई 1991 वही धनु तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर जाती है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी वैसे ही पांव छूकर माला पहनाती है, और धमाका होता है और राजीव गांधी समेत 1.5 दर्जन निर्दोष लोग शहीद हो जाते हैं। यह साजिश का हिस्सा था। वो इसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी मिलती है। तो आप समझिए ये स्थिति, और उस मामले में दोषी पाए गए लोगों में जो बचे थे आखिरी, उन्हें भी सर्वोच्च अदालत ने छोड़ दिया, बरी कर, सजा माफ, विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके माफ कर। बाकी कैदियों के लिए नहीं आपके मन में दया आती है? क्यों नहीं आती? इसको समझना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 1997 में स्थिति यह थी
कि भारतीय वायुसेना के तमाम विमान जो है जो आगरा एयरबेस से निकले बेंगलोर में उड़ान भरते हुए और पहुंचे, और वो जब जा रहे थे तो उस स्थिति में श्रीलंका कहीं दूसरी तरफ से गवर्न हो रहा था और उसको पूरी तरीके से भारत के विमानों को, मिराज को और सबको जो रोकने की कोशिश कर रहा था, वो गए और घूम घूम कर उन्होंने जाफना के इलाके में, जहां हमारे जिन्हें जो लिट्टे के ही कह दीजिए, श्रीलंका के में जो हमारे तमिलियंस थे, उनकी मदद के लिए उनको मदद की सामग्री दी, जब वहां की सेना और सब उनका दमन कर रहे थे। और स्थिति पाकिस्तान सब ये सारे सब मिलकर के जो कर रहे थे, हथियार जुटा रहा था श्रीलंका, उसकी हवा खराब। उसने सोचा, अंत में वो दबाव में आया और उसने राजीव गांधी के साथ समझौता किया कि नहीं, हम उनके मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनको अधिकार देंगे, और जो बहुसंख्यक जिस तरीके से उनके साथ में कर रहे हैं उसका हम भरपाई करेंगे, और ठीक है आप अपनी सेना भेज सकते हैं। तो ये शर्त हुआ और शांति सेना भेजी। इस विश्वास के साथ भेजी गई थी कि लिट्टे के लोग जो हैं उसमें मानेंगे और चीजों को बैठ करके खत्म कर दिया जाएगा और उनके अधिकार बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन लिट्टे के अंदर एक साजिश थी, वो भी सत्ता का खेल खेल रहे थे। और नतीजा क्या हुआ? अंत में भारतीय सेना को मजबूरन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं। बस यही नींव पड़ गई। और जब राजीव गांधी गए श्रीलंका, तो पहले उन पर हमला हुआ, बावजूद इसके वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने को तैयार नहीं थे और सुरक्षा के मान तोड़ करके कर लेते थे। आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी सहित सारे दलों ने राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला, बीपी सिंह के साथ मिलकर के सरकार बनाई, और किस तरीके से जो शांति सेना थी वो श्रीलंका से वापस बुलाई, और उसके बाद में किस तरीके से हुआ, अयोध्या में किस तरीके से सारी चीजें हुई और नफरत के बीज बोए गए। और उन 2 साल में जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं रही, आप ये समझिए 2 साल में देश को बर्बादी में ढकेल दिया गया। नतीजा क्या हुआ तो आप समझिए किस तरीके से ऑपरेशन चला। लिट्टे प्रमुख वेलु पिल्लई प्रभाकरण ने किस तरीके से इसकी योजना बनाई, इसको लेकर के पत्रकार अनिरुद्ध मित्रा ने अपनी किताब 90 डेज द ट्रू स्टोरी ऑफ द हंट फॉर राजीव गांधी असैसिनेशन में लिखा है। नेशनल फ्रंट की सरकार, बीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद में किस तरह चंद्रशेखर की सरकार थी लौटने का, और राजीव गांधी की सरकार लौटने की दिशा में थी, और ये घटना होती है। किस तरीके से धनु को ट्रेन किया जाता है और 2 बार इसका ड्राई रन करती है। एक बार वो करती है एआईडीएमके के जो नेता थे वो जयललिता, और उनकी रैली में प्रैक्टिस करती है। उसके बाद में वीपी सिंह की रैली में प्रैक्टिस करती है, और इस तरह से करके पूरी एक साजिश तैयार करती है। और 21 मई को रात करीब 10 बजे राजीव गांधी तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में, जो अब चेन्नई है, में उतरते हैं। वहां 40 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर जाने के पहले वो किस तरीके से वहां पर राजीव गांधी जब पहुंचते हैं, तो आप समझिए कैसे कैसे होता है। तमिलनाडु पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर अनसुईया जो वहां पर ड्यूटी पर थी, और उन्होंने डी एरिया की कमान थी उनके पास, वीआईपी पास लिए लोग खड़े थे, और वो किसी को नहीं। ऐसे में एक लड़की जो है जाना चाहती है और राजीव गांधी को करना चाहती है कि हमें माला पहनाना है और ये करना है, वो रोक देती है। लेकिन राजीव गांधी देखते हैं जैसे राहुल गांधी आजकल होता है कि हाँ किसी को भी बुला लेते हैं, आ जाओ आ जाने दो। वैसे ही राजीव गांधी ने कहा नहीं आ जाइए राजीव, मत रोकिए लोगों को, आने दीजिए, चिंता मत कीजिए, सबको आने दीजिए। और अनसुईया को मजबूरन वो ढीली पड़ी जब तक, तब तक वो वहां पहुंच गए। पहुंचते उसने पांव छुआ, और उसके बाद में जैसे पांव छूने के लिए झुकी और उसने अपने कमर में लगे उसका बटन दबा दिया, और वो मानव बम थी असल।
और जो मानव बम थी उसने उड़ा दिया, चिथड़े हो गए, टुकड़े नहीं मिले। आप सोचिए, 40 साल की उम्र में देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना था। युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की सोच थी उस दौर में। आप समझिए, उनकी मां को गोली मार के मारा जा चुका था, वो भी पद पर रहते हुए देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हुई। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। Our plea for peace is not out of superior virtue, but because peace is indispensable, because humankind now has the choice, the knowledge and the power to prevent the calamity of extinction. Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them and say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. स्वतंत्रता की क्या माने है अगर कोई भूखा है? क्या मानी है अगर उसके पास कपड़ा पहनने को नहीं है? स्वतंत्रता हमारी तब पक्की होगी जब ये सब स्वप्न अपने महान नेताओं के हम पूरा कर पाएंगे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इंदिरा गांधी की क्या नीति है? इंदिरा गांधी का क्या ध्येय है? वो ये नहीं है कि इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत हो, वो ये है कि भारत के रहने वाले करोड़ों लोगों के हाथ मजबूत हो। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। We, the people of India, all sections, all languages, all religions. And it is if we can combine together and really have a united stand and treat this as the tremendous struggle that it is, the struggle against poverty and backwardness, that we can win through and hold our own with the advanced nations of the world. और उस कायरों ने जो अंगरक्षक थे, जिनकी जिम्मेदारी उनकी रक्षा की थी, उन्होंने दगा किया, धोखा किया। उन कायरों ने कायरता से इंदिरा जी को मारा था और उन कायरों ने मारा था। ये सब चीजें सामने थी। बावजूद इसके राजीव गांधी का आदेश 8:30 बजे वो मद्रास एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद में बिना सिक्योरिटी लिए ही वो प्रेस से मिलने चले गए। फिर वो कथिपारा जंक्शन पर जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को माला पहनाने पहुंच गए। फिर उसके बाद में 9:30 बजे जब वो मुलाकात होने तो लोगों से मिलते हुए अपना चले गए और 10:15 के करीब जब वो श्री पेरम मदूर पहुंचे और इंदिरा जी की प्रतिमा को माला पहनाई और उसके बाद में रात 10-20 के करीब भीड़ में फूलों की माला के बीच में आप समझ सकते हैं किस तरीके से करके, मतलब अपने सारे पूर्वजों को माला पहना करके। और जब वो गए तो आप समझिए ये घटना हो जाती, चीथड़े हो जाते हैं। RDX का इस्तेमाल किया गया था, तो आप इसको समझ सकते हैं और कितना भयंकर इस्तेमाल किया। इन हथियारों को जो स्थिति थी, सारी चीजें, इनमें जितने लोग मानव बम बन के थे, कुछ और लोग थे, सारे सब और उन सब की स्थिति। और वो दिन था, हमने देश का एक बड़ा होनहार, काबिल, योग्य, ईमानदार प्रधानमंत्री खो दिया, जिसे बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई। नलिनी मुरुगन, RP रविंद्रन, रविचंद्रन, संथान, रॉबर्ट पायस, जय कुमार, पेरा विलन, ये सारे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर। वैसे तो 16 दोषियों को सजा हुई थी जो सेशन कोर्ट ने की थी। हाई कोर्ट ने पहले रिलीज किया, हाई कोर्ट ने 19 लोगों को रिहा किया
और आपको बताएं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का प्रेम देखे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इन्हें फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा इन्हें क्षमा देनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। ठीक है, फांसी मत दीजिए, मानवता के मैं भी खिलाफ मानता, लेकिन सजा तो होनी चाहिए। और जब सजा हुई सक्षम अदालतों से हुई, आप विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके, आपके लिए बड़ा अच्छा चाल चलन था, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वो शहीद हुए, चीथड़े हुए, कहां से अच्छा हो सकता? तो आप समझ सकते हैं 150 गवाह थे, 500 पन्ने, तो मतलब आप कल्पना करिए कि किस तरीके से चीजें की गई। और उसके बाद अदालत किस तरह से गंदी भूमिका अदा करती है, यह सोच। हमने अपना असंतोष और विरोध प्रकट किया है उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय से आज, जिसके अंतर्गत 6 लोग रिहा हुए हैं। हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा है कि इतने जघन्य अपराध, जिस अपराध में पूर्व प्रधानमंत्री की ये हत्या हुई है, उसमें ये रिहाई का आदेश देना गैर कानूनी है, कानून के साथ मेल नहीं खाता। सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें जो मैं समझता हूँ, निरंतरपूर्वक कहना चाहते हैं, उच्चतम न्यायालय ने पूरा वजन नहीं दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री हो या पदासीन प्रधानमंत्री, ये ऐसा अपराध भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता, इंटेग्रिटी, अस्तित्व के साथ संबंध रखता है। प्रधानमंत्री का कोई भी राजनीतिक रंग हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, पूर्व या पदासीन, ये अपराध भारत की अक्षुण्णता के साथ सीधा संबंध रखता है। दूसरा, भविष्य में ऐसे और अनुरोध और लोगों द्वारा कैसे उच्चतम न्यायालय मना कर पाएगी। सबसे ज़्यादा कानूनी पहलू जो विशेषता ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को ये संज्ञान है कि उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है ये करने का, इसलिए उसका प्रयोग किया गया है। तो क्या 142 ऐसे व्यक्तियों के लिए करना चाहिए प्रयोग जो विशेष पाठ सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है, जिन्होंने ऐसी हत्या की है, ऐसा जघन्य अपराध किया है? हम समझते हैं कि नहीं। इसलिए हम जो कुछ भी बन पाएगा कानूनी रूप से वो करेंगे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, ना इंसाफी की सरकार चल रही हो तो आप करेंगे क्या? इसके पहले आपको याद होगा बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, उन 11 लोगों को बरी कर दिया गया, उनको सजा वक्त से पहले माफ कर दिया गया और उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भगवाई थे। स्थिति उसके से 14 लोगों ने बलात्कार किया, उसके पेट में बच्चा था वो मर गया, उसकी छोटी सी बच्ची थी उसे पटक के मार दिया, 7 लोगों को परिवार के मार दिया हो। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे क्या होगा? ये बिल्किस बानो का केस कोई आप सामान्य केस मानते हैं? और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रिहा किया, निश्चित रूप से उससे ज्यादा तकलीफ दे स्थिति नहीं होती। और उससे ज्यादा तकलीफ आज हुई कि आप सोचिए, इस केस के अपराधियों को जो बड़ा ब्राह्मण और जाने क्या कह करके इस तरीके से कि अच्छे लोग हैं कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के उस विधायक, फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जिसने नारी का अपमान किया। आप समझिए, इसके बाद शर्मा थी, वो तब से 2002 से 2020 साल इंसाफ के लिए लड़ रही थी, और 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से लेके वहां की अदालतों तक सबने, गृह मंत्रालय मोदी ने, सबने नाइंसाफी दी। क्या स्थिति है? इसके पहले आप देखिए, आपको याद होगा गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड में जाकिया जाफरी इंसाफ की तरफ से उनके सारे मुलजिमों को बरी कर दिया। आप सोचिए, और उन लोगों को सजा सुना दी गई, जेल भेज दिया गया जो इंसाफ के लिए लड़वाए। तीस्ता सी तलवार, श्री कुमार जो डीजी थे,
संजीव भट्ट जेल में। आप समझिए, इंसाफ मांगना, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना, दूसरे के लिए लड़ना, और आप उन्हें जेल में डालते, और जो दोषी है वो बाहर। यही कलयुग है। हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा, ये हो रहा है। और ये एक चीज नहीं, इसके पहले आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान में कई फर्जी इनकाउंटर हुए, और उनमें सबसे ज्यादा चर्चित 3 फर्जी इनकाउंटर है। तो आप समझिए 17 मुठभेड़ जो थी, फर्जी मुठभेड़ पाई गई 2002 से लेकर 2006 के बीच, और इन सब में जस्टिस हरजीत सिंह बेदी की कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, और सारे इनको तथ्य दिए गए, सब कुछ था, सबको बचा दिया गया। किस तरीके से बचाया गया, किस तरीके से रिश्वतखोरी की गई, किस तरीके से बड़े बड़े लोगों ने जो है इसको लेकर क्यों किया, तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और सबकी, एचएस बेदी की और सबकी मॉनिटरिंग कमेटी का जो नतीजे थे वो सब चिंताजनक थे कि किस तरीके से एसआईटी जो बनाई गई थी उसने सबने फर्जी मुठभेड़ की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई गई, और सारी रिपोर्ट जमा की गई। सारे सबूतों के बाद में जस्टिस रंजन गोगोई जो राज्यसभा भाजपा के सदस्य हैं, समझिए आप, सबको बरी करते हैं, सबको छोड़ देते हैं, वो करा देते हैं, सारी रिपोर्ट को खा जाते हैं। तो यह स्थिति है, और जब यह स्थिति हो तो तथ्यों को खाने वाली यह न्यायपालिका है। तो इसके प्रति सम्मान कैसे हो सकता? तो यह सच है, और सच बताने वाले संजीव भट्ट जेल में, यह आप समझिए। तो यह नाइंसाफी की अदालत, और जब नाइंसाफी की अदालत, इसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से एक और होती है घटना उसी गोधराई के पास जिले में, जो सामूहिक दंगों के मामले में दोषी कुलकर्णी है, सजा याफ्ता है, उसकी बेटी को जानबूझकर टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्यों? नफरत और हिंसा के व्यक्ति को सपोर्ट कर। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और जब यह चरित्र हो तो सही कहते हैं मधुसूदन मिस्त्री, औकात नहीं है नरेंद्र मोदी, वो उनके पांव का भुनगा भी नहीं है सरदार पटेल के, और सरदार पटेल स्टेडियम का नाम तो छोटा कर दिया और नरेंद्र मोदी हो गए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप समझ सकते हैं, अपने मंदिर बनवाता है, अपने पक्ष में आर्टिकल लिखवाता है, अपने लिए अपनी फोटो के लिए मरता है, और ऐसे प्रधानमंत्री के दौर में जिसने सारी संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका और सब पर कब्जा कर रखा, उससे क्या उम्मीद करें? वह तो लूटेगा ही, बर्बाद करेगा। तो आज अदालतें अवमानना की ही विषय हो गई, क्योंकि उनसे इंसाफ की उम्मीद बेमानी हो गई। और जब यह हो गया हो, आपको याद होगा स्टैन स्वामी की डेथ हो गई। क्यों हो गई? तो एक मांगते रहे, क्या मांगते रहे? स्ट्रा दे दीजिए पीने के लिए। स्ट्रा के लिए 10 दिन एनआईए और हाई कोर्ट चर्चा करते रहे। एक स्ट्रा, पानी पीने की स्ट्रा, आप समझिए, नहीं दी, वो मर गए। तो इस तरह से जब इंसाफ हो रहा हो तो क्या कहें? और इसी दौर न्यायपालिका जब सवाल करे तो कानून मंत्रालय भिड़ने लगता है। तो यह स्थिति है। तो इसका मतलब है अपनी यह औकात किसने गिराई है? यह औकात खुद न्यायपालिका ने गिराई है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा आज क्यों गिरी है? औकात क्यों गिरी है? क्योंकि उस पद पर बड़ा छोटा व्यक्ति बैठ गया, और इसलिए वो औकात विहीन है। कोई किसी बड़े पद पर बैठ जाने से योग्य नहीं हो जाता। तो यह बात समझ। तो जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से सोचना होता है, चिंता करना होता है। तो आज देश इस दिशा में जा रहा है, तो आप भी सोचिए कि हम कौन सा भारत बना रहे हैं। और इसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी के विचारों से खुद को अलग भी
कहा कि राजीव गांधी देश के थे, गांधी परिवार मात्र के नहीं, इसलिए उनके मूल्यों को छोड़ना उचित कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। हम भी ये कहते हैं सोनिया, राहुल, प्रियंका कि वो जरूर थे, लेकिन उनसे कम तो देश के लोगों के नहीं, हमारे थे। और जब हमारे थे तो हम जरूर बात करें। तो इंसाफ न करने वाली इन अदालतों को लानत देनी चाहिए। मैं तो दे रहा हूं, आप दे रहे हैं क्या? नहीं तो कल के दिन यह आग आप तक भी पहुंचे। सेम सुप्रीम कोर्ट, सेम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले दिल्ली के उन बलात्कारियों को भी बरी किया है, जिन्होंने सरेआम निर्भया से ज्यादा विभत्स कांड किया है, और उन्हें बरी छावला रेप केस। तो निश्चित रूप से ऐसी अदालत को हम तो सम्मान नहीं दे सकते। हमारी नजर में वो गिरे हुए लोग, वो स्वयं में बलात्कारी हैं, कातिल हैं, हत्यारे हैं, नफरती, और ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में कोई सम्मान नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।